हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। सो बच्चे, आज एक यूनिट हम शुरू करेंगे जिसको सामान्यतः हम लोग केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के अंतर्गत एक यूनिट जिसको कहा जा सकता है बच्चे। और उस यूनिट के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। ओवरऑल अगर इन सबको मिलाकर के आप एक नाम देना चाहो तो इसको फिजिकल केमिस्ट्री आप बोल सकते हो बच्चे। केमिस्ट्री के अंतर्गत फिजिकल केमिस्ट्री आप लोग इसको बोल सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स आपके आते हैं, कुछ छोटे भी हैं कुछ बड़े टॉपिक्स भी हैं, यानी कई सारे प्रकार के वैरायटी के टॉपिक्स आते हैं बच्चों। उन्हीं में से सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर या पदार्थ के गुण बच्चे, इसको हमारे द्वारा कहा जाएगा सर स्टेट्स ऑफ मैटर या पदार्थ के गुण। ये हमारी यूनिट रहेगी, इसको हम आज डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए बच्चे, क्या मीनिंग है इस बात का। आप एक्चुअली में ऐसा मान लो कि आप ओवरऑल साइंस को आप जिस फॉर्म में जानते हो, विज्ञान को आप जिस रूप में जानते हो, वो विज्ञान की शुरुआत जो होती है वो आपकी इन्हीं बातों से होती है। ये चीज़ें आपको क्लियर हैं तो साइंस के अंतर्गत आने वाला कोई भी टॉपिक, कोई भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो सकता है बच्चे। बट ये क्लियर नहीं है तो हमेशा सस्पेंस में रहोगे और कोई भी टॉपिक टीचर आपको समझाएगा तो उसकी गलत इंटरप्रिटेशन आपके मन में सेट होगी। तो इसीलिए आज इसका पूरा डिटेल के अंदर आपके मस्तिष्क के अंदर सेट कर देनी मुझे चीज़ें। देखिए भाई, मैटर एक शब्द लिखा हुआ है, समझ सकते हो ये क्या चीज़ है सर। मैटर जो एक टर्म लिखी हुई है सर, क्या समझे हम इस बात से। देखो भाई, मैटर के बारे में जब भी आप लोग पढ़ते हो, आपने स्कूल वगैरह के अंदर भी पढ़ा होगा, कॉलेज में पढ़ा होगा, मैटर चीज़ की परिभाषाएं बहुत आती है। और इवनली साइंस आपने जब पढ़नी शुरू करी होगी छठी क्लास में, तो भी सबसे पहले आपके मैटर की परिभाषाएं आपको दी गई थी। बट अब थोड़ा लॉजिकल हमें जानना पड़ेगा, वो रटी हुई चीज़ें थी, अब लॉजिकल अपने मस्तिष्क में बैठाना पड़ेगा। भाई मैटर हम लोग उसको कहते हैं जिसके अंदर एक तो ये शब्द यूज किया जा सके जिसके अंदर बच्चे आपका मास हो, यानी कि सर जिसके अंदर द्रव्यमान होना चाहिए। कहोगे सर बहुत बेसिक सी बात है, बिल्कुल है, लेकिन आप लॉजिकल बहुत कुछ सीखोगे आज। और मास होने के साथ साथ बच्चे जो क्या करे सर, ऑक्यूपाई करे स्पेस को, ऑक्यूपाई करे सर स्पेस को, यानी वहां पर स्थान घेरे। जैसे ही मैंने दो बातें लिखी आपके मन में आया होगा सर ये तो बहुत बेसिक बात है, हम सब जानते हैं सर, छठी क्लास में पढ़ चुके हैं, बल्कि आज तो बच्चा चौथी क्लास में सीख लेता है। तो नई बात क्या, नई बात ये है बच्चे, चलो मैंने बता दिया भाई, जैसे ये मार्कर है सर, मार्कर के अंदर मास। मास का मतलब क्या भाई, अब मैं आपसे पूछूं मास बताओ, फिर अगर आपको इतनी बेसिक बातें लग रही है तो आप बताओ मास की डेफिनेशन क्या है। शुरुआत बच्चे यहां से उंगली पकड़ के करेंगे, लेकिन पूरा हाथ पकड़ने की क्षमता आपकी बना दूंगा इस कंसेप्ट के अंदर। मास क्या होता है, परिभाषा देके देखो। अब आप कुछ बच्चे कहेंगे सर मास तो वेट होता है ना, अब लग जाओगे तुम तुक्के मारने। भाई मास शब्द जहां भी हो ना, आपको एक ही चीज को यूज करना है सर, वो है क्वांटिटी। क्वांटिटी, मात्रा। क्वांटिटी यानी कि सर मात्रा। जहां भी किसी भी चीज की क्वांटिटी हो तो मतलब समझ जाओ मास है, मास है मतलब वो मैटर है। ये मार्कर है, मार्कर के अंदर देखो कितना सारा प्लास्टिक भरा हुआ है, प्लास्टिक की मात्रा है ना। तो इसका मतलब सर इसी को बोलेंगे, जितना प्लास्टिक इसमें भरा है उतना इसका मास बोला जाता है। मेरे अंदर जितनी हड्डियां, जितना मास भरा हुआ है, जितनी मसल्स भरी हुई, जितना वाटर भरा हुआ, सबको मिला दो तो मेरा मास हो जाता है। मतलब कितना मटेरियल है तुम्हारे अंदर, सीधी सी बात है, वो मास है सर। मास कहते हैं क्वांटिटी को। जहां क्वांटिटी होगी तो उसको एग्जिस्ट करने के लिए स्थान भी चाहिए होगा, कोई ना कोई स्थान होगा, वहीं पे तो आएगी चीज सर वो। और जिसके अंदर दोनों क्वालिटियां हो गई सर, वो हमारा मैटर हो जाता है। कोई भी चीज जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जितना स्थान घेरती है, उसको आप लोग एक शब्द यूज करते हो, वॉल्यूम, उसको बोलते हो आयतन। मतलब सर कुल मिलाकर के दो बात हो गई कि जिसके पास में मास हो, जिसके पास में आयतन हो, तो वो चीज आपकी हो जाती है, क्या हो जाती है, मैटर हो जाता है सर। अब मैं आपसे एग्जांपल दिया, मार्कर का एग्जांपल दिया आपके बारे में, आपके सामने जो है, जिस डिजिटल पैनल के ऊपर आप पढ़ाई कर रहे हो, ये भी मास है, ये भी एक मैटर हो गया। मेन बात ये है, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो मुझे ये बता दो कि भाई ये जो मैटर की परिभाषा दी है मैंने, इसके हिसाब से नॉट मैटर, तुम्हारे आसपास की कौन सी चीज है जिसको तुम कहोगे सर ये तो मैटर नहीं है, ये पदार्थ नहीं है। अब उसके अंदर या तो आपको मास नहीं मिलेगा,
या फिर स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगी? कोई ना कोई चीज़ तो आपको हिंट मिलेगी बच्चे, सोच के देखो। अगर आपने जवाब दे दिया इसका मतलब फिर आप बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हो, बिल्कुल सही बात आपकी है, आपको समझ में आ गया। जवाब नहीं दे पा रहे मतलब अब भी उलझे हुए हो, सुलझाने के लिए मैं हूं। तो मेरे भाई मैटर नहीं का मतलब तुम्हारे आसपास देखो, तुम्हारे मोबाइल पे थोड़ी सी नजरें गड़ाओ और तुम्हारे मोबाइल से एक चीज निकल रही है, लाइट। तुम्हारे मोबाइल से एक प्रकाश निकल रहा है, ये प्रकाश निकल रहा है मेरे भाई। अब प्रकाश को देखो, क्या इस प्रकाश को जगह चाहिए होती है? कहोगे सर जगह तो चाहिए होती है, देखो इतनी सारी जगह में प्रकाश है। जगह ऐसे नहीं, जगह देखने का मतलब ये होता है कि अगर मैं इस कमरे के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट भर दूं, इस पूरे कमरे में मिट्टी भर दूं, तो क्या प्रकाश ऐसा कहेगा कि भाई ये जगह तो मैंने घेर रखी है, तो मिट्टी तो आने नहीं दूंगा मैं? भाई तुम इस कमरे के अंदर ये ऐसे मार्कर भर दो, बहुत सारे मार्कर भर दो, फिर तुम इसमें मिट्टी डालो, तो जहां मार्कर है वहां मिट्टी नहीं आ सकती है, क्योंकि वहां का स्पेस मार्कर ने ऑक्यूपाई कर रखा है। लेकिन लाइट कभी ऐसा नहीं बोलती ना। तुम लाइट बेशक के कमरे में लाइट जला दो, तुम उसकी जगह पे कुछ भी भर दो, लाइट ये बोलेगी नहीं कि यहाँ की जगह तो मैंने ऑक्यूपाई कर रखी, मतलब वहां लाइट नहीं है। तो लाइट क्या है? लाइट मैटर नहीं है। लाइट क्या है बच्चे? ये आपकी एनर्जी है, ये आपकी ऊर्जा है प्यारे बच्चों। क्या है सर? ऊर्जा। तो यूनिवर्स में दो चीजें ही होती हैं, एक मैटर होता है, एक एनर्जी होती है। केमिस्ट्री पढ़ते हो तो मैटर पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो तो एनर्जी पढ़ते हो। और इन दोनों से मिलकर जब हमारी बॉडी का निर्माण होता है, जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है, कोई जीवित जीव बन जाता है, तो मेरे भाई आप बायोलॉजी पढ़ते हो। और जब यूनिवर्स में इन तीनों चीज़ों का उदय कैसे हुआ, ब्रह्मांड के अंदर कैसे आपकी लाइट बनी, कैसे एनर्जी बनी, जब ये पढ़ते हो तो फिर उसको यूनिवर्स बोल देते हो, स्पेस साइंस बोल देते हो। है तो साइंस ही सर, सारी की सारी घूमती तो नहीं दो बातों के आसपास है। ओके सर। मैटर, स्टेट्स का मतलब, स्टेट का मतलब है सर कि भाई जो मैटर है वो आपको, जो भी आपके सामने मैटर यानी पदार्थ हैं, वो दिखेंगे कैसे? वो आपको कैसे दिखेंगे? दिखना मतलब कहाँ से होता है? बाहर से। बाहर से कैसे दिखते हैं? एक तो ये आपको पता करना पड़ेगा। और दूसरा स्टेट्स का एक और मतलब होता है कि भाई होंगे कैसे? होंगे कैसे मतलब सर? होंगे कैसे से क्या समझोगे? होंगे कैसे का मतलब होता है बच्चे कि अंदर से कैसे होंगे, अंदर क्या भरा है, उनके अंदर कैसी संरचना है। दो प्रकार से चीजें आपको पढ़नी होती है। मैटर के बारे में जब भी आप लोग पढ़ना शुरू करते हो, दो बातें आपको पढ़नी होती हैं कि सर अंदर से कैसे दिखती है वो चीज और बाहर से कैसे दिखती है। जब भी आप लोग मैटर की स्टेट्स को पढ़ते हो, और मैटर की स्टेट को आप लोग जब भी बाहर से पढ़ते हो बच्चे, जब भी बाहर से पढ़ते हो ना, तो आप लोग एक शब्द यूज करते हो जिसको बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। उसको कहा जाता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है बच्चे। इसको हम लोग भौतिक वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, भौतिक वर्गीकरण। और जब बच्चे आप लोग अंदर से देखते हो इसको, जब आप लोग अंदर से देखते हो बच्चे, तो फिर क्या बोलोगे? अंदर से जब भी आप देखोगे कि कैसा बना हुआ है, उसको आप लोग बोलते हो बच्चे केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन, या कहा जाए तो रासायनिक रासायनिक वर्गीकरण। जब भी मैटर की स्टेट्स पढ़ते हो, दो शब्दों का बच्चे बार बार यूज होगा, है ना। अर्चना वेरी गुड आफ्टरनून भाई, मोइना वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे। तो दो प्रकार से टर्म्स यानी शब्दों का इसमें यूज होगा बच्चे। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन शब्द का यूज होगा, एक केमिकल क्लासिफिकेशन। एक अंदर से कैसे है मैटर उसको पढ़ना है, एक बाहर से कैसा है उसको पढ़ना है। जब भी बच्चे आप लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करोगे, भौतिक वर्गीकरण, बाहर से कैसा दिख रहा है, बच्चा बच्चा जानता है नाम के बारे में, बच्चा बच्चा इसके नाम जानता है। भाई बाहर से दिखेगा ना, तो आपको या तो सर वो सॉलिड दिखेगा, या तो सर वो ठोस दिखेगा हमें, बिल्कुल रिजिड सा, तगड़ा सा, और या सर हमें वो कैसा दिखेगा? लिक्विड दिखेगा। जब भी हम बाहर से देखेंगे तो सर या तो सॉलिड या फिर सर वो लिक्विड दिखता है हमें, या फिर बच्चे कैसा दिखेगा आपको? या दिखता है गैस फॉर्म में। तीन मुख्य होती हैं, इन्हीं के जो तीन अवस्थाएं हैं, इन्हीं अवस्थाओं को थोड़ा सा हम और एक्सट्रीम कंडीशन दे दें तो आपके सामने एक दो पॉसिबिलिटी और हो जाती हैं। क्या? एक सर प्लाज्मा भी तो दिख सकता है, प्लाज्मा भी नाम सुना होगा आपने, प्लाज्मा भी दिख सकता है सर। एक और नाम आपने सुना होगा प्यारे बच्चे,
बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, सबको डिटेल में पढ़ाऊंगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। लेकिन इतना मैं चाहता हूं, एक बार आपके मस्तिष्क को इतना डेवलप कर दूं कि फिर मैं आपको जितना डीप समझाऊं उतना डीप आप लोग समझ सकें। मेरे साथ प्रिपरेशन करनी है तो एक कंडीशन बस आपको फॉलो करनी होती, पेशेंस रखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या आप क्या चाहते हैं कि प्रिपरेशन कैसी हो। अगर आप ये उम्मीद लेके मेरे पास आए हैं तो आपको आने की मेरे पास आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आप अगर ये एक्सपेक्टेशन लेके आएंगे सर हमने छोड़ दिया सब कुछ आपके ऊपर, सिलेक्शन हमारा होना चाहिए सर, आप जो कहेंगे वो हम पढ़ेंगे सर, आप जैसे पढ़ाओगे हम पढ़ेंगे सर, उसके बाद सिलेक्शन होना चाहिए, फिर बिल्कुल आप राइट प्लेस पे हो, बिल्कुल सही जगह पे हो। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे छोड़ दो। बस काम में मक्कारी आपकी तरफ से लापरवाही नहीं होनी चाहिए बच्चे। बेस्ट मेथड, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट प्रैक्टिस, बेस्ट टेस्ट, ये सारी चीजें मैं आपको दूंगा। ठीक है, ओके सर। लेकिन शुरुआत हम जैसे करेंगे, हर शुरुआत में आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि हाँ सर यही बेस्ट है, क्योंकि जहां से हम शुरू करते हैं फाउंडेशन से, मुझे नहीं पता आप पहले क्या सीख के आए हो, मैं आपको बिल्कुल साफ मानता हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरा लक्ष्य आपका सिलेक्शन है, तो उसके लिए उस लेवल तक लेकर के जाऊंगा आपको बच्चे में, ध्यान रखिएगा। 5 प्रकार से नाम लेते हैं सर। जब हम कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी भौतिक आधार पे, जब भी बच्चे हम लोग बात करते हैं कि भौतिक वर्गीकरण कैसा होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी बाहर से कैसे देखते हैं, 5 में से कोई ना कोई दिखेगा। केमिकली, जब भी बच्चे केमिकली बात आती है, जब भी केमिकल क्लासिफिकेशन की बात आती है, ठीक है, तो हम ब्रॉडली तो 2 टर्म यूज करते हैं, बट डीपली अगर आप देखोगे तो बच्चे फिर हम वहां पर भी तीन टर्म्स का यूज करते हैं। ठीक है, ब्रॉडली 2 टर्म कौन सी यूज करते हैं। एक टर्म होती है सर अपनी प्योर, बोलते केमिकली या तो प्योर होगा, शुद्ध होगा वो मैटर, या फिर वो इम्प्योर होगा। अगर केमिकल बेसिस पे देखोगे तो, है ना, केमिकल बेसिस पे देखोगे बच्चे तो प्योर होगा या फिर इम्प्योर होगा, शुद्ध होगा या अशुद्ध होगा। समझ में आ गई बात आप सभी को। ये 2 टर्म्स का बच्चे हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके सर, समझ में आ गया। प्योर मतलब सर प्योर कौन सी फॉर्म है, केमिकल बेसिस पे देखें तो प्योर कौन है। अच्छा, केमिकल शब्द का जब यूज होता है मतलब अंदर से कैसी संरचना है, अंदर से प्योर किसको कहते हैं। अंदर से अगर प्योर है ना तो उसको नाम दिया जाता है एलिमेंट, केमिस्ट्री के तौर पे उसको नाम दिया जाता है एलिमेंट या तत्व। और अगर अंदर से बच्चे इम्प्योर है तो उसको नाम दिया जाता है सर, उसको फिर से हम 2 नाम दे सकते हैं, या तो उसको बोला जाएगा कंपाउंड, कंपाउंड यानी कि सर यौगिक, या तो प्यारे बच्चे उसको बोला जाएगा कंपाउंड या यौगिक, या बोला जाएगा सर उसको हमारे द्वारा मिक्सचर यानी मिश्रण, मिक्सचर या मिश्रण। आगे भी क्लासिफिकेशन चलेंगे बट मेन क्लासिफिकेशन ये है। यहाँ पर मैं डायरेक्टली केमिकल क्लासिफिकेशन में ये 3 फॉर्म लिख सकता हूँ, ये बीच में से चीज़ हटा सकता हूँ। मैंने क्यों शामिल करी, क्योंकि आजकल हमारे एनसीईआरटीज वगैरह में भी लिखा होता है और कई बार आपका एग्जाम ने उलझा देता है, आपसे पूछता केमिकल बेसिस पे कितनी फॉर्म होती हैं, होती तो 3 है, ये कई बार ऑप्शन ही नहीं देता, 2 ही लिख के छोड़ देता है। तो इसका मतलब समझ जाना आपसे इस फॉर्म में 4 आंसर की प्योर इम्प्योर। ओके, प्योर इम्प्योर का डिसीजन लेना हमेशा केमिस्ट्री में होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम प्योर इम्प्योर का डिसीजन नहीं लेते हैं। फिजिक्स के हिसाब से हमें बाहर से कोई चीज़ दिख कैसे रही है उसी से मतलब होता है, उसके अंदर क्या मिक्स है हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। केमिस्ट्री में बाहर से कोई चीज़ कैसी दिख रही कोई मतलब नहीं है। जब भी केमिकल क्लासिफिकेशन यानी रासायनिक आधार पर यानी अंदर के स्ट्रक्चर के आधार पर आप लोग देखोगे तो आपको देखना उसके अंदर क्या क्या मिक्स है मेरे भाई। तो मुझे आपको समझाना है ये सब कुछ, अभी जस्ट मैंने नाम बताए हैं, मुझे आपको ये इसको बताना है ये क्या चीज़ होती है, क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम में, फिर इसको सिखाना है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, फिर इसको सिखाना है, फिर मुझे बच्चे आपको इसको सिखाना है, फिर मुझे आपको इसको सिखाना है। पहले 5 बातें ये बताऊंगा, फिर आपको मैं ये एलिमेंट क्या चीज़ है, क्यों इसको प्योर कहते हैं, कंपाउंड क्या चीज़ है और मिक्सचर क्या चीज़ है और इनको हम लोग इम्प्योर क्यों बोलते हैं, सबको परिभाषाएं, एग्जाम्पल्स और रीज़न हम क्यों पढ़ रहे हैं, एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन बनेगा, ये सारी चीज़ें प्यारे बच्चों आपको मैं क्लियर करूंगा इसमें। ठीक है ना। फिजिकल केमिस्ट्री की शुरुआत है या आपकी जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर यूनिट दी गई है बच्चे, आपके सिलेबस के अंदर यूनिट नंबर 3 है ये।
यूनिट नंबर 3 बच्चे है ये, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग परफेक्टली उसी हिसाब से सीक्वेंस में हम लोग अपने कंप्लीट जो बैच है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलाएंगे, यूनिट वाइज चलाएंगे, सीरीज में चलाएंगे, सीक्वेंस में चलाएंगे बच्चे, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं करेंगे ताकि कन्फ्यूजन आपको ना हो। ठीक है सर, इतनी सी बात आई समझ में। अब आते एक एक करके इन सबको पढ़ना शुरू करते हैं। और पहली चीज जो हमारी होगी सर वो है सॉलिड यानी ठोस। किसको हम लोग ठोस कहते हैं? फर्स्ट सॉलिड जो आपने लिखा था, या ठोस। सॉलिड उसको कहते हैं बच्चे, सॉलिड हम उसको कहते हैं, बच्चों वाली बात पहले लिखता हूं फिर तुम्हारे लेवल पे चलेंगे कि सर ऐसा कोई भी दुनिया का मैटर यानी पदार्थ जिसकी डेफिनेट शेप हो और जिसका डेफिनेट वॉल्यूम हो, डेफिनेट वॉल्यूम हो सर, निश्चित जिसकी आकृति हो या निश्चित आकार बोल सकते हो, निश्चित आकार हो और निश्चित आयतन हो सर, जिसका निश्चित आयतन हो। क्या मीनिंग है सर दोनों शब्दों का? शेप निश्चित तो आप समझ गए, जहां भी आपके सामने डेफिनेट आ जाता है ना, डेफिनेट का मतलब ये होता है कि वो अपने आप से नहीं बदल रहा है, बस बात खत्म। जहां भी साइंस में डेफिनेट शब्द आ जाए ना बच्चे, दिमाग में एक बात को सेट कर लेना, इसका सीधा सा मतलब होता है कि वो अपनी शेप को नहीं बदल रहा अपने से। हम बदल सकते, खुद नहीं बदलेगा। हमारे सामने कोई ईंट है तो ईंट को तुम तोड़ोगे तो उसकी शेप बदलेगी, अपने आप से नहीं बदलेगी वो। ये मतलब होता है डेफिनेट का, शेप का। अच्छा, डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, कितना स्थान घेर रखा है। तो जो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है ना, वो स्पेस भी अपने आप से नहीं बदलेगा। वो ईंट है, ईंट ने जितना स्पेस घेरा है, ईंट उतने ही स्पेस में रहेगी, अपने आप से बढ़ नहीं जाएगी। तुम्हारी जगह पे नहीं आ जाएगी बढ़ के, वो उतनी ही रहेगी। तुम चाहो तो उसको तोड़ तोड़ के फैला सकते हो, एक अलग बात है, अपने आप से नहीं करेगी। इस बात को बोलते डेफिनेट। ये तो बच्चों वाली परिभाषा। तुम्हारी परिभाषा पे आ जाओ तो फिर आप क्या बोलोगे? फिर तुम लोग बोलोगे मेरे भाई कि सर सॉलिड जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनको कहा जाता है जिनमें इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है सर। बाकी के जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, उन सारी अवस्थाओं, उन सारी स्टेट्स में प्यारे बच्चे सबसे ज्यादा होता है। समझ में आ गई ना बात आप सभी को? सबसे ज्यादा होता है सर। एक तो ऐसे बोल सकते, दूसरा ऐसे बोल सकते हो। अच्छा, इंटर एटॉमिक फोर्स यानी अंतर, हिंदी में बोलते हैं इसको अंतर परमाणविक बल बोला जाता है बच्चे इसको, अंतर परमाणविक बल, अंतर परमाणविक बल कहा जाता है मेरे भाई। तो अंतर परमाणविक जो बल है, इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो सबसे ज्यादा हो, उसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड। यानी कोई अगर मान लो ये मेरे सामने मार्कर है, इसके जो छोटे छोटे एटम्स हैं, एटम्स के बीच में अट्रैक्शन होगा, आकर्षण बल होगा, उसी को बोलते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स। वो है तभी तो ये मार्कर में एटम जुड़े हुए हैं, तभी तो इतना बड़ा मार्कर दिख रहा है आपको। नहीं तो सारे एटम एक दूसरे से दूर भाग के गिर जाएंगे तो नष्ट हो जाएगा। ओके सर। अच्छा, दूसरा ऐसे लिख सकते हो कि सर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जिसमें क्या हो, मिनिमम हो, न्यूनतम हो। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का मतलब है अंतर परमाणविक दूरी, अंतर परमाणविक दूरी मतलब परमाणुओं के बीच की दूरी। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो पास पास होंगे, दूरी कम होगी, तो सॉलिड उसी को कहा जाएगा जिसमें ये कम होगी। तीसरी बात बच्चे, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो बच्चे लाइव हैं बता दीजिए जरा, एनर्जी सॉलिड ऑब्जेक्ट जो होता है उसके एटम्स की एनर्जी कैसी होती है? दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपके पास में, आप बता सकते हो कि सर हाईएस्ट होती है, जितनी भी अवस्थाएं होती हैं उनमें
हाईएस्ट होती है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है सर कि सॉलिड के जो एटम्स होते हैं उनकी एनर्जी लोवेस्ट होती है, यानी उच्चतम होती है या न्यूनतम होती है। बताओ बताओ भाई, पार्टिसिपेट करो सभी बच्चे, है ना। ये जो तुम्हारा ये वर्ष है, जो वर्ष अभी शुरू हुआ है तुम्हारा, ये वर्ष सिलेक्शन के साथ ही तुम्हारा निर्णय पे खत्म होना चाहिए। मुझे बताओ, एनर्जी सॉलिड जो है जिसको आप परिभाषित कर रहे हो, तो उसके एटम्स की एनर्जी हाईएस्ट होती है क्या बाकी से, या लोवेस्ट होती है सबसे? टेल मी, आंसर आना चाहिए भाई। अर्चना, मोइना और जो भी बच्चे बाकी, मुझे काफ़ी सारे लाइव दिख रहे हैं क्लास में, बहुत सारे बच्चे मुझे दिख रहे हैं लाइव, बाकी भी हैं, जल्दी से बचाओ। व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू से? यस, तो सही आंसर क्या होगा बच्चे? ये होगी सर लोवेस्ट, सबसे कम। भाई एक बात सोचो, जो ये मार्कर है, ये मार्कर जिन एटम से बना हुआ है, सॉलिड है ना ये, जिन एटम से बना है भाई, वो एटम, वो परमाणु जो हैं जिनसे ये बना हुआ है मेरे भाई, वो एटम ज्यादा मूवमेंट कर सकते हैं कि जो पानी के अंदर एटम होते हैं वो ज्यादा मूव कर सकते हैं, या फिर गैस के अंदर, गैस के जो ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं ये ज्यादा मूव कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात ना, आप कहोगे सर गैस वाले तो बहुत मूव करते हैं, पानी वाले भी करते हैं, सॉलिड वाले तो सर बिल्कुल कसे रहते हैं, वो ज्यादा मूव नहीं करते। मूव नहीं करते मतलब उनके पास एनर्जी नहीं है, कम है। ठीक है, ओके भाई, विमला वर्मा, ठीक है भाई, लोवेस्ट होती है, बिल्कुल क्लियर हो गया ना, याद रखिएगा। ओके सर, ये एनर्जी के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है सर, अब ये जो सॉलिड के बारे में आपने कुछ बातें जानी अभी अभी, इंटरएटॉमिक फोर्स के विषय में जानी, इंटरएटॉमिक डिस्टेंस जाना, एनर्जी आपने जाना कि सर कैसी होती है। अब ये सॉलिड जो होते हैं ना, ये मेरे भाई दो प्रकार के होते हैं। भाई आपके आसपास जो प्रकृति है ना, जो नेचर है, उसमें सॉलिड्स दो प्रकार के होते हैं। चलिए यहाँ स्पेस नहीं, अगले पेज पे करते हैं। कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा, दो में से कोई ना कोई टाइप का होगा, दो में से कोई ना कोई टाइप का होगा। एक होता है बच्चे जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलीय जिसको हम बोलते हैं, क्रिस्टलीय जिसको कहा जाता है। और एक होते हैं सर अमरफस, अमरफस जिसको बोलते हैं अक्रिस्टलीय, आप बोल सकते हो। दो प्रकार के होते हैं, दो कैटेगरी होती हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट यानी ठोस मटेरियल्स की, एक क्रिस्टलाइन और एक अमरफस। डिफरेंस क्या होता है? देखो, तुमने भी अपने दैनिक जीवन में, अपने डेली लाइफ में तुम लोगों ने भी बहुत सारे ऐसे सॉलिड सुने होंगे जो आप ये बोलते हो फलाने फलाने के क्रिस्टल हैं, अरे ये तो नमक के क्रिस्टल हैं, सॉल्ट के क्रिस्टल हैं। नमक देखा है तो सॉलिड क्रिस्टल्स मिलते हैं। शुगर के क्रिस्टल आपने देखे होंगे, शुगर खाते हो ना चाय वगैरह में डाल के, ये सॉलिड जो है ना, जिसको क्रिस्टल तुम सब जिसके साथ लगाते हो, ये क्रिस्टल ही होते हैं। मतलब क्या इस बात का? इसका मतलब होता है जिनकी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है बच्चे, एक समान संरचना होती है, एक समान संरचना होती है पूरी स्ट्रक्चर में। मतलब ये है कि जैसे कोई सॉलिड ऐसे एक पार्ट, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है, एक यहाँ एटम, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ठीक है, सपोज करिए ये जो एटम्स हैं ये इस प्रकार से हैं। ठीक है, ये एटम्स मेरे भाई इस प्रकार से हैं। क्लियर है? ये इस प्रकार से एटम्स आप सभी को दिए गए हैं। ओके, तो जिस भी मान लो कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसमें एटम्स ऐसे यूनिफॉर्म है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर में है, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन है। वो अंदर से जिसकी संरचना एक समान हो,
और अगर अमरफस का मतलब ये होता है कि भाई एक सॉलिड का एक एटम यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, मान लो एक यहाँ पे है, दूसरे मान लो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, मान लो ऐसे है। अच्छा, अब इसमें एक फालतू का दिख रहा है यहाँ पे, एक कोई फालतू का यहाँ भी दिख रहा है। मतलब पूरे अगर तुम उस सॉलिड के अंदर देखोगे ना, तो अंदर स्ट्रक्चर जो है एक समान नहीं होगी, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी आपको अलग अलग तरीके से, मतलब किसी एक हिस्से में ज़्यादा एटम हो सकते हैं, इस हिस्से में ज़्यादा हैं, जैसे इसमें कम है एटम, तो ऐसे हो सकता है बच्चे। इनको बोलते हैं अमरफस। अमरफस में जैसे अपना ये प्लास्टिक हो गया, ये प्लास्टिक का मार्कर मेरे सामने है, तो प्लास्टिक में भी ऐसा होता है, यूनिफॉर्म नहीं होती स्ट्रक्चर बच्चे, एक समान नहीं होती इनकी, ठीक है, एक समान नहीं होती स्ट्रक्चर इनकी, इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। मेंस एग्जाम और प्री एग्जाम, ये सॉलिड वाली जो बात है ना, दोनों में काम आती है। प्री एग्जाम के अंदर बहुत बच्चा सा क्वेश्चन आता है इससे, मेंस एग्जाम में गॉडफादर टाइप का क्वेश्चन आता है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कंसेप्ट नए ऐड होते हैं, और उनके अंदर हम लोग ये क्रिस्टलाइन और अमरफस जो है ना, इनको खोल खोल के अंदर से तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, इनकी प्रॉपर्टी जानते हैं अंदर से। मेंस लेवल पे, मेंस लेवल पे अलग तरह से यूनिट आती है। हालांकि आजकल स्कूल और कॉलेजों में तो है ना, ये यूनिट हटा दी गई है, सिलेबस से ही हटा दी गई है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी थी, इसलिए हटाई थी। कोरोना के बाद देखा कि बच्चों का मानसिक स्तर कमज़ोर हो गया, तो सिलेबस से ही हटा दी। आजकल नहीं आती है ये, कभी आप सोचो, नहीं आती बच्चों के सिलेबस में, ये हटा रखा है इसको, है ना। बट हमें अपने एग्ज़ाम से रेलिवेंट कंपटीशन एग्जाम्स में आती है। आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए या जिस भी पर्पज से आप प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ पर आती है। बट जो लेवल हटाया गया है ना, वो लेवल वाली चीज़ें कम ही एग्ज़ाम में आती हैं आजकल। वो हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में से, बहुत सारे एग्ज़ाम में से हटा दिए, इस साल से हटा दिए उसको। आपके नहीं हटी है, अभी ध्यान रखना, आपके नहीं हटी है, बट वो एक्स्ट्रा लेवल वाली हटेगी कि नहीं, उसका डिसीजन आगे आएगा। ये जो बता रहा हूँ ये तो है 100% है, ये तो हर एग्जाम में है। ये जो बात कर रहा हूँ मैं हटाने वाली, वो इसके बाद वाले जो गहराई वाले कंसेप्ट है ना, उनकी बात है, वो एक अलग प्लेटफॉर्म पे आती है। चलिए सर, ये तो करनी ही है हमें। तो ये सॉलिड की दो टाइप मैंने आपको बता दी, क्रिस्टलाइन होते हैं सर, एक अमरफस होते हैं। अमरफस का एग्जाम्पल बता दिया मैंने, क्रिस्टलाइन का मैंने बताया था आपको, जैसे साल्ट हो गया, है ना, शुगर हो गई, जैसे ये ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चे। दो एग्जाम्पल, दो आपको होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, पेपर में भी आएंगे, जिसने सोल्व कर लेगा उसके पेपर में आ जाएंगे, वो सोल्व कर देगा। क्या? एक तो आपने मुझे बताना है ग्लास, कांच। कांच इनमें से कौन सा सॉलिड है? सॉलिड तो है, आप जानते हो। और एक आपने बताना है बच्चे, ग्लास के अलावा रबड़, रबड़ आपने बताना है। ये दो हैं, ग्लास और रबड़, ये दोनों कैसे सॉलिड हैं, क्रिस्टलाइन है या अमरफस है, ये आप लोगों का काम है बताना। मुझे कल होमवर्क चाहिए, मैं चेक करूंगा आपका क्लास में, अपनी लाइव क्लास में ही चेक करूंगा सभी बच्चों का। ओके भाई, बढ़े जाए आगे, ठीक है सर। सॉलिड ऑब्जेक्ट मैंने बताया, अभी आ जाओ लिक्विड। दूसरी हमारी फिजिकल बेसिस पे जो थी, मैंने कहा था आपको लिक्विड होती है। लिक्विड यानी द्रव के नाम से जाना जाएगा, लिक्विड या द्रव। लिक्विड की बात करें सर, बच्चों वाली बात अगर मैं करूं, अच्छा जो चीजें बच्चों वाली बता रहा हूं ना, इसमें से भी एक क्वेश्चन क्लास के लास्ट में राइज करूंगा मैं, जिसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए होगा, है ना। तो इसलिए ध्यान से पढ़ना, क्लास के लास्ट में क्वेश्चन राइज होगा। लिक्विड क्या होते हैं सर? जिनके अंदर शेप की अगर मैं बात करूं, तो शेप क्या डेफिनेट होती है क्या? बताओ, डेफिनेट शेप होती है क्या? नहीं, मैं तो लिख रहा हूं, फिर मैं आपसे पूछूंगा। और डेफिनेट वॉल्यूम, क्या ये दो चीजें हैं क्या बच्चे? इनमें से कोई बात गलत लग रही है क्या तुम लोगों को? मुझे तो लग रही है एक बात गलत, इन दोनों में से एक तो गलत है, क्योंकि अभी भी आपने सॉलिड पढ़ा था, ये तो सॉलिड के बारे में थी कि सर निश्चित आयतन, निश्चित आकार। एक तो गलत है, कौन सी गलत है? निश्चित शेप वाली बात, ये गलत है सर। क्यों? कैसी होती है?
इनडेफिनेट, इनडेफिनेट शेप होती है, अनिश्चित आकार होता है। अनिश्चित आकार का मतलब सर, अनिश्चित आकार का मतलब क्या है? मतलब अपनी शेप बदल सकते हैं, ये अपने आप से बदल सकते हैं अपनी शेप को। जिस बर्तन में डालोगे वैसी ही शेप ले लेंगे मेरे भाई। आपने गिलास में डाला तो गिलास की शेप में आ जाएगा। आपने अगर इसको फर्श पे बिखरा दिया तो फर्श में फर्श की शेप ले लेगा, सीधी सीधी। एक चम्मच में रख लिया, चम्मच की शेप ले लेगा। तो शेप निश्चित नहीं है, जैसे बर्तन में डालोगे अपने आप बदल जाएगा। ईंट है, ईंट को तुम चाहे किसी बड़ी टंकी में डाल दो, ईंट को तुम सिर पे रख लो, ईंट को तुम हाथ पे रख लो, ईंट की जो शेप वो मेंटेन रहेगी मेरे भाई। समझ में आ गई ना बात आप सभी को? ओके, हाँ ठीक है भाई। विमला, अर्पणा, ठीक है। मैं इसमें सब अभी मत बताओ, कल बताना मुझे। अभी सभी बच्चों को सर्च करने दो, तुरंत आंसर। जो क्वेश्चन में होमवर्क दो ना बच्चे, उस पर होमवर्क के लिए काम किया करो। रीज़न क्या होता है, सभी बच्चों से काम करवाना है मुझे उस चीज़ पे। आप काम करोगे तो थोड़ा सेल्फ स्टडी करोगे, है ना? बाकी बहुत अच्छा है, आप पढ़ते रहें। वॉल्यूम डेफिनेट है क्या? अच्छा, वॉल्यूम वाला तुम्हें कैसे लग रहा है, किसे डेफिनेट है? मुझे तो नहीं लग रहा है यार, बता सकते हो क्या? तुम्हें लग रहा है कि वॉल्यूम डेफिनेट है? वॉल्यूम मतलब जितना स्पेस घेर रखा है लिक्विड ने। क्या लिक्विड अपने आप से ज्यादा स्थान नहीं घेरता क्या? बताओ। लिक्विड अपने आप से शेप नहीं अपना जो जितना स्पेस उसने ऑक्यूपाई कर रखा है, क्या वो नहीं बदलता क्या यार? क्या ये बात सही है? दोनों भी गलत हो सकती है। कभी सोचो तुम सर एक ही बात गलत है, ये भी तो गलत हो सकती है। इस बात पे तुम्हारा क्या विचार है? तो मेरे भाई ये बात बिल्कुल सही है। रीजन क्या है सर, कि लिक्विड को आपने गिलास में डाल दिया, गिलास में जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया अपने आप से नहीं बदलेगा वो। और अगर तुम उसको गिलास से निकाल के अगर तुम उसको एक कटोरी में रख दोगे तो कटोरी में भी उतना ही स्थान घेरेगा, उतना ही स्पेस घेरेगा, स्पेस उतना ही घेरेगा। पतला गिलास है तो ऊंचाई तक चला जाएगा, चौड़ा गिलास है तो नीचे रह जाएगा, लेकिन ओवरऑल तो स्पेस उतना ही घेरेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें हम लोग कुछ भी गलत नहीं कह सकते हैं मेरे भैया। ओके ओके, ये तो बच्चों वाली बात हुई। अब तुम्हारे थोड़ी और बढ़ा के बात करें तो सर इंटरमोलिकुलर फोर्स, हम इंटर एटॉमिक और इंटरमोलिकुलर शब्द यूज कर सकते हो। लिक्विड जो होते हैं ज़्यादातर मोलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं। सॉलिड के केस में हम लोग इंटर एटॉमिक यूज कर सकते हैं, बट सॉलिड यानी ठोस के केस में इंटर एटॉमिक इंटरमोलिकुलर कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होएगी। तो इंटरमोलिकुलर, अच्छा ये एटम और मोलिक्यूल जो दो शब्द यूज कर रहा हूँ, इनका क्या डिफरेंस है? तो मेरे भाई कम से कम 4-5 घंटे पढ़ाऊंगा आपको एटम और मोलिक्यूल, इनके डिफरेंस, इनके बारे में जो कंसेप्ट हैं। 4-5 मैंने कम बोला, कम से कम 7-8 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको वो समझ में आएंगी। अभी मैटर समझ रहे हैं तो उस पर कंसंट्रेशन रखो, जब एटम मोलिक्यूल का यूनिट शुरू करेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। तो सर हम ऐसा कह सकते हैं इंटरमोलिकुलर मतलब मोलिक्यूल्स के बीच का। इंटरमोलिकुलर फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction is maximum, force of attraction is maximum। अंतराण्विक, अंतराण्विक बल अधिकतम, सॉरी अधिकतम होता है कि नहीं होता? अधिकतम नहीं होता। कैसा होता है, क्या लिखूं? बल मध्यम होता है, मध्यम होता है। मध्यम का मतलब है सर ना बहुत ज्यादा और ना सर बहुत कम। ये मैक्सिमम की जगह मीडियम लिखना है हमें, क्योंकि लिक्विड पढ़ रहे हैं ना अभी। मीडियम, मीडियम का मतलब सर ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड से कम होता है और गैस से ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। एक और प्रॉपर्टी यहाँ लिख दूँ, इंटर मोलिकुलर, इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस इज मीडियम। ये भी मीडियम होगी, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। अणुओं के बीच की दूरी, अंतराण्विक, अंतराण्विक दूरी जो होती है वो भी मध्यम होती है। ठीक है,
अंतर आणविक दूरी भी क्या होती है मेरे भाई? मध्यम होती है, याद रखना इस बात को। ओके सर। एनर्जी भी मीडियम होगी सर जी। ऊर्जा भी मीडियम होती है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। यस या नो? ये भी समझ में आ गई होगी। लिक्विड्स की प्रॉपर्टी के ऊपर अलग से यूनिट्स आएंगे, हमारे बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे। सुने होंगे आप लोगों ने, सरफेस टेंशन सुना होगा, विस्कोसिटी सुना होगा, पास्कल का नियम सुना होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत सुना होगा, बर्नौली का थ्योरम सुना होगा, और इसके अलावा आपने विस्कोसिटी सुना होगा, फ्लोटेशन सुना होगा, तैरने के नियम जिनको बोलते हैं, लिक्विड की सहायता से गोल्ड की प्योरिटी चेक कैसे करते हैं वो सुना होगा, है ना। और टर्मिनल वेलोसिटी वाला कंसेप्ट सुना होगा आप सभी ने, स्टोक्स थ्योरम सुनी होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे भाई, बेफिक्र रहिए, सब कुछ आएगा, अभी तो शुरुआत है, देखते जाइए, दिमाग में सब कुछ सेट कर दूंगा आपके। ओके सर, लिक्विड के विषय में हमने देखा क्या होता है। अभी आते हैं तीसरी चीज, तीसरी स्टेट जिसको हम बोलते हैं सर गैस। गैस के नाम से जिसको पुकारा जाता है। गैस, गैस की अगर हम बात करें तो मेरे भाई जिसका इनडेफिनेट शेप होती है और इनडेफिनेट शेप होती है और इनडेफिनेट ही उसका वॉल्यूम ही होता है। अनिश्चित आकार, अनिश्चित आकार होता है और अनिश्चित आयतन होता है बच्चे, ठीक है। अनिश्चित आयतन होता है, दोनों चीजें होती, मतलब कुछ भी डेफिनेट नहीं है। तुम उसको एक गिलास में गैस रख दो, अपने आप शेप बदल लेगी, अपने आप फैल जाएगी, वॉल्यूम बदल जाएगा, सारी चीजें अपने आप चेंज हो सकती हैं। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं सर दोनों चीजें इंडेफिनेट होती हैं। बात करें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, अंतराण्विक बल की अगर मैं बात करता हूं मेरे भैया, अंतराण्विक बल कैसा होगा? ये होता है सर इसके अंदर फोर्स मिनिमम, सबसे न्यूनतम होता है, सबसे कमजोर होता है, इसलिए मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर तक भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, एनर्जी होती है ना, आपस में ट्रैक्शन कम होता है, इसलिए गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, आपको दिखते भी नहीं है। और इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस मेरे भाई, अणुओं के बीच की दूरी, अब फोर्स कम होगा तो दूरी क्या होगी? मैक्सिमम। दूरी सबसे ज्यादा होगी प्यारे बच्चे, सबसे दूर दूर होंगे, क्योंकि फोर्स ही नहीं आपस में, तो दूर दूर चले जाएंगे। और इसके अलावा एनर्जी, ये मैक्सिमम होगी इनमें। ऊर्जा जो है ना मेरे भाई, ये होती है सर मैक्सिमम, अधिकतम होती है, एनर्जी मैक्सिमम होगी। ओके, ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि आपस में एक दूसरे को खींच तो रहे नहीं है, सब फ्री हैं, फ्री हैं तो ज्यादा उछल कूद करेंगे। आपके घर वाले आपको देख रहे हो तो आप उछल कूद कम करते हो, कम एनर्जेटिक रहते हो, घर का कोई देखने वाला नहीं हो, कॉलेज में जाते हो, कॉलेज में जाकर के कितनी उछल कूद करते हो बताओ? करते हो ना, एनर्जी ज़्यादा आ जाती है। तो यहाँ भी है, आपस में कोई पकड़ने वाला नहीं है, फोर्स ही कमज़ोर है, उछल कूद करते हैं, भागते रहते हैं इधर उधर, तो एनर्जी सबसे ज़्यादा इन्हीं के अंतर्गत होगी बच्चे, आपको जो बात याद रखनी है। ठीक है सर, इतनी सी बात आपको आ गई समझ में। 3 स्टेट मैंने बताई हैं आपको, और सिर्फ मैंने यहाँ पर अभी स्टेट्स पे कंसंट्रेशन किया, मैंने किसी भी स्टेट की प्रॉपर्टी नहीं समझाई आपको, केवल उसकी अवस्थाओं की शुरुआत करी है कि ऐसे ऐसी होती हैं। प्रॉपर्टीज़ में हम लोग चलेंगे आगे चल के, बट पहले एक बार बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, बहुत शांति से सीख लो, ये फिजिकल स्टेट और फिर केमिकल, ये एक बार आ गई ना, फिर केमिस्ट्री में कुछ भी कर लेना, लेकिन ये कंसेप्चुअली नहीं आई मेरे भाई, जिंदगी में नहीं सीख पाओगे साइंस तुम। फिर आज तक जो गलती स्कूल में करी थी ना, अब मत करना मेरे भाई, अब तो बिल्कुल दिमाग में लेकर के जाना है। चलिए बच्चे, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगली कक्षा के अंदर, मुलाकात होगी। जय हिंद भाई।